फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार दरोगा पीटी के लिए 100 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट देखेंगे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर का है, डॉक्टर आनंद सर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और विश्व विकास रिपोर्ट। तो जो इसमें से ऑप्शन नंबर जिसका डी हो जाएगा विश्व विकास रिपोर्ट या विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और विश्व आर्थिक मंच या स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है उसका मुख्यालय। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किसकी रचना है? बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किसकी रचना है? तो यह अरुणिमा सिन्हा के द्वारा लिखी गई है, उन्हीं की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है, यानी पहले क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताना है। तो यह हो जाएंगे सलीम दुरानी। मतलब अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी से हुई थी। ठीक है, या किसी भी खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो पहले क्रिकेटर जो सलीम दुरानी थे उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि बैलाडीला खान से लौह अयस्क को किस बंदरगाह द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है? तो बैलाडीला जो खान है या लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यह किस बंदरगाह से जापान तक पहुंचाया जाता है? तो यह पहुंचाया जाता है विशाखापट्टनम, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो यह रुड़की में है। कहाँ है? रुड़की में है। अगला प्रश्न है कि लौह शब्द किस खेल से संबंधित है? लौह LOV लौह शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लौह शब्द वॉलीबॉल में खेला जाता है, वॉलीबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है? तो फलोधानों का स्वर्ग सिक्किम राज्य को कहा जाता है या सिक्किम शहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? तो यह लाया गया था 2009 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, तो ह्यूमन जीनोम का जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो ब्राइट्स रोग है ना, या किडनी को प्रभावित करता है। कौन सा रोग? ब्राइट्स रोग या किडनी को प्रभावित करता है। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध का कारण कौन सी रसायन होती है? जो आयोडेक्स होता है उसमें गंध का कारण कौन सा रसायन होता है? तो गंध के लिए उसमें मिथाइल सेलिसिकेट मिलाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ऊतक को हरित ऊतक भी कहा जाता है? तो हरित ऊतक किसे कहा जाता है? तो हरित ऊतक मृदु ऊतक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, मृदु ऊतक को हरित ऊतक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि केला का संबंध निम्न में से किस कुल से, यानी केला किस कुल से संबंधित है? तो केला जो है ना यह म्यूजेसी कुल का है, म्यूजेसी कुल का केला होता है। ठीक है, और कुकुरबिटेसी में खीरा प्लम मतलब खीरा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा। रोजेसी में जितने रस वाले फल हैं सब रोजेसी में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यह 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो यह विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। यह बाहरी चीज खाते हैं। ठीक है, जैसे गाजर विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ही हमारे शरीर में विटामिन डी का भी निर्माण नहीं है। अगर ऑप्शन में विटामिन डी रहता है ए भी उसका नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले निम्न में से किसका
प्रयोग करते हैं। तो मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है उसको टेंडन कहते हैं, यानी हिंदी में उसको कंडरा बोलते हैं। तो मांसपेशी यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा उसको टेंडन बोलेंगे, और हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा उसको लिगामेंट बोलेंगे, और हड्डी से मांसपेशी को उसको मांसपेशी से यहाँ मांसपेशी है, ठीक है, हड्डी से मांसपेशी होता है उसको टेंडन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब एक क्वेश्चन आपका मांसपेशी से भी मांसपेशी को जोड़ेगा तो उसको टेंडन ही कहा जाएगा, और हड्डी मांसपेशी फिर भी आपका टेंडन, और हड्डी हड्डी रहेगा तो लिगामेंट्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं, ध्वनि के किस गुण के कारण? तो चलिए इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि के विवर्तन के कारण। सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई अपरिवर्तन नहीं होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दृष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी दृष्ट धारा डीसी करंट का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है? तो डीसी धारा का प्रयोग ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में नहीं किया जाता है। ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में नहीं किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में दृष्ट धारा डीसी करंट का प्रयोग कर सकते हैं, ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है, उसको लेंज का नियम कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए आपका साइटोट्रोन का प्रयोग करते हैं। साइटोट्रोन एक उपकरण है, इसी का प्रयोग करते हैं कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है कि हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को साथ गिराने पर क्या होगा? तो हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को साथ गिराने पर क्या होगा? तो होगा भारी वाला जो होगा वह पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में गिरेगा। अगला प्रश्न है कि स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो समुद्री जल का जो शुद्धिकरण जो किया जाता है वह आसवन विधि के द्वारा किया जाता है, आसवन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है? एक तरफ है आपका पाई बंध की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड अधिक मजबूत होता है, वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, उप संयोजक बंधन सबसे कमजोर बंधन होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ आपको बताना है कि गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह सही है। इसकी प्राकृतिक अनुदैर्ध्य होती है, नहीं, यह गलत दिया हुआ है। आवृत्ति और ऊर्जा अधिक होती है, वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो यहाँ गलत बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हरी घास एवं पत्तियों में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी के डंक में, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल आपका यह इमली में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करता है? तो एससी किस राज्य में निवास नहीं करता है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसमें कोई एससी निवास मतलब निवासी नहीं करता है, पाया ही नहीं जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 5 जो है ना, यह कहाँ से कहाँ जाता है? तो यह आपका तलचर से धमरा जाता है। कहाँ? तलचर उड़ीसा से धमरा जाता है। अगला प्रश्न है कि गलत मिलान का चयन करना है, ठीक है। तो इसका जो आपको मिलान है कि बालको कोरबा या कोयना सही है, नालको दामन जोड़ी सही है, मालको जो है ना जेके नगर मुरी अलवाय यही आपका गलत हो जाएगा, हिंडाल्को रेणुकूट में है सही है। अगला प्रश्न है कि कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम राज्य बताना है, तो भारत में प्रथम राज्य राजस्थान हो जाएगा कच्चा तेल के उत्पादन में। अगला प्रश्न है कि दमन गंगा परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दमन गंगा परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह है गुजरात और दादर एवं नगर हवेली का। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य को प्राप्त होती है? यानी लौटते हुए मानसून से तो तमिलनाडु को, ठीक है, और जब आता है तो केरल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ हैं? तो
किस नदी के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालिंदी और स्वर्णमुख नदियां हैं? तो यह हो जाएगा पेरियार झील का। ठीक है, और यह कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में है, अष्टमुडी झील केरल में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है कि खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? खोन किस नदी की सहायक नदी है? तो जो खोन है ना, यह रामगंगा की सहायक नदी है। यह कहाँ बहती है? तो हेली नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है वहीं पर यह बहती है। खोन नदी रामगंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा निम्न में किन दो भारतीय राज्यों की सीमा बनाती है? त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों की सीमा बनाती है? तो त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों की सीमा बनाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा असम और मिजोरम का। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल, ठीक है, जो जर्मनी की चांसलर रह चुकी है, उन्हीं को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रही सौर क्रांति, सौर रिवोल्यूशन का संबंध किस देश से है? तो सौर क्रांति कहाँ रही है? तो यह अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं। तो तुमकुरू निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जो तुमकुरू है ना, यह आपका कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैट बॉट लॉन्च किया है? तो उस चैट बॉट का लॉन्च किया, उसका नाम आपको बताना है। तो उस चैट बॉट का नाम है बार्ड। क्या है? बार्ड, BARD। अगला प्रश्न है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली महिला भारतीय गेंदबाज कौन बन गई है? तो 100 विकेट लेने वाली पहली महिला T20 में दीप्ति शर्मा बन गई है। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में BD मिश्रा है। कौन है? BD मिश्रा है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय साल कब मनाया जाता है? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है 11 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की और इसके लोगों का भी अनावरण किया? और इसके लोगों का भी अनावरण किया तो यह है जी किशन रेड्डी ने। अगला प्रश्न है कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को शीर्ष पुरस्कार दिया गया? तो 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया उत्तराखंड राज्य को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII में भारत की जो रैंक है 2021 में, यह आपका 10वां है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, यह पहाड़ी किस राज्य में है? तो यानी शिशुपाल पहाड़ी किस राज्य में है? तो शिशुपाल पहाड़ी यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। कि किस कंपनी ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनोवैक तैयार किया है? तो उस कंपनी का नाम है भारत बायोटेक, जो नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन का इनोवैक को तैयार किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? तो सुचारू रूप से संचालन करने के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मनरेगा हो जाएगा। ठीक है, लोकपाल ऐप किससे संबंधित है? तो मनरेगा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया है? यानी ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय जो अभ्यास जो है किस राज्य के किस देश के साथ होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ओमान हो जाएगा। ठीक है, ओमान, मस्कट और उसकी मुद्रा का नाम है दिरहम। तो ईस्टर्न ब्रिज जो 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है, यह भारत और ओमान के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। तो पुनौरा धाम जो है ना, यह किस राज्य में है? तो पुनौरा धाम बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का जो दूसरा नाम है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। क्या हो जाएगा? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। अगला प्रश्न है कि वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था,
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन, जो सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पूर्ण जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। किसको? दांते को माना जाता है। पूर्ण जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। इन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व युद्ध की शांति की स्थापना के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। अब जब यह विफल हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापना किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? तो किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वर्साई की संधि। कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में वर्साई की संधि हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गाय की जो नस्ल सबसे अधिक दूध देती है उसका नाम बताना है। तो गाय की सबसे अधिक नस्ल जो दूध देती है, सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साहिवाल। साहिवाल सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है गाय की। अगला प्रश्न है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? यानी विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी मुद्रा का है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? तो सब्जी वाली फसलों के लिए जो बाजार होना चाहिए वह हो जाएगा अल्पकालीन होना चाहिए। ठीक है, अल्पकालीन। अगला प्रश्न है कि कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति का रिपोर्ट जो है ना, यह किससे संबंधित है? तो यह है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से, यानी नीलगिरी जो आपका पश्चिमी घाट में उसी सबके संरक्षण से है। ठीक है, जो हॉट स्पॉट है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान सही करना है इसमें। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, साक्षर भारत मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन जो उसमें देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान 2001। भारत साक्षर मिशन आया था 2009 में। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया था और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया था। ठीक है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। D2O की जो परमाणु संख्या 20 होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, ठीक है, 1H3। तो इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में जो ट्राइटियम होता है वो रेडियो समस्थानिक को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न से किस रोग के खुराक के लिए दिया जाता है या खिलाफ दिया जाता है? तो ट्रिपल वैक्सीन जो होता है ना, यह आपका काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो मानव में जो कोशिका गुच्छ होता है ना, यह कहाँ पाया जाता है? तो यह आपका वृक्क में पाया जाता है, यानी किडनी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है यह आपका छोटी आंत में होता है, और भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से और खत्म छोटी आंत में ही होता है। प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते हैं? तो यह 5वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फजल अली आयोग द्वारा कितने राज्य और कितने राज्य संघ क्षेत्र की अनुशंसा की गई थी? तो फजल अली आयोग के द्वारा उस समय जो राज्य की संख्या थी वह 16 थी, मतलब अनुशंसा की गई थी, और केंद्र शासित प्रदेश 3 किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपने शिक्षा संस्थानों में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के तहत। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में कौन सही है? ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा हो पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो
तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है। यह आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो किससे यह भी निर्धारित हो जाता है कि भारत का जो संविधान है वह परिसंघीय है, तो ये हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। इसी से यह पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नियंत्रक महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन को। कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह व्यक्ति कौन सा है। तो उस व्यक्ति का नाम है महान्यायवादी, जो आर्टिकल 76 के तहत आते हैं। ठीक है, संसद के रूप में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर वोट देना होगा तो वोट नहीं दे सकते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है। तो देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है। तो यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा। तो यह है कि राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। एक तरफ आपका सूची का मिलान करना है, सूची 1 है, सूची 2 है। ठीक है, ग्रह, उपग्रह, पूछल तारा, कृत्रिम उपग्रह। तो आपका इस सब ग्रह है, तो चंद्रमा आपका क्या है। तो चंद्रमा आपका एक ग्रह है। ठीक है, सॉरी, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यूरेनस इसमें ग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का हो जाएगा 2, 1 का 2 आप देख लीजिए ऑप्शन में, 1 का 2, तो 1 का 2 और 2 का 1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और पूछल तारा जो है आपका हैली है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह आपका कौन है, मेराइनर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ग्रह हो जाएगा यूरेनस, उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पूछल तारा हो जाएगा हेली और कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा मेराइनर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कहाँ से होकर खींची जाती है। तो यह खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। अगला प्रश्न है कि मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मलेशिया का जो किंटा घाटी है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह है टीन के उत्पादन के लिए। मलेशिया का जो किंटा घाटी है वह टीन के उत्पादन के लिए है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। एक तरफ आपका चक्रवात है, एक तरफ देश है। तो बेंगयू कहाँ आता है। बेंगयू एक चक्रवात है जो फिलीपींस में आता है। ठीक है, हरिकेन कहाँ उठता है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। टाइफून चीन में है। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्य में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो यह है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। तो डेजर्ट फॉक्स किसको कहा जाता है। तो यह कहा जाता है जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि संधि दिया है उसको कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 यानी सालाभाई की संधि। ठीक है, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसके बाद बेसिन की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो यह है हेनरी डेविड थोरियो से प्रेरणा उनको मिली थी। हेनरी डेविड थोरियो से उनको प्रेरणा मिली थी। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया। तो यह था बुड डिस्पैच जो नीति आई थी उसी के रिपोर्ट से अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है कि विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। तो विभाजन परिषद का जो अध्यक्ष था वह कौन था। तो यह लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संस्थापक कौन थे। तो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संस्थापक कौन थे। तो ये थे GN नटेशन। कौन थे, GN नटेशन। अगला प्रश्न है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था या कहाँ शुरू हुआ था। तो जिया तरंग एक आंदोलन है, यह आपका
मणिपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था जिया तरंग। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ आपका सूची दिया हुआ है, एक तरफ मतलब इक्ता है, जागीर है, अमृत है, मुसामा, एक तरफ कहाँ कहाँ शुरू हुआ था। ठीक है, तो यह कहाँ कहाँ लागू हुआ था? तो इक्ता जो था, इक्ता यह आपका दिल्ली के सुल्तान इक्ता व्यवस्था को लागू किया था जो इल्तुतमिश शुरू किया था। ठीक है, जागीर था यह मुगल काल में शुरू हुआ था। ठीक है, अमरम जो था यह विजयनगर में था, और मोकासा था यह मराठा साम्राज्य में लागू था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दोअस्पा एवं सियस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोअस्पा और सियस्पा किसने यह प्रथा शुरुआत की थी? तो यह प्रथा जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसे किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था वह मलिक जानी को किया था। किसको? मलिक जानी को किया था। अगला प्रश्न है कि कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता का नाम बताना है, यह है अभिकवि। कौन है? अभिकवि ने कृति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? वह है हाजी बेगम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किसके दरबार में रहते थे? किस दरबार में रहते थे? संभवतः किस दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे उज्जैन दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सही बताना है। ठीक है, तो एक तरफ है आपका विशाखदत्त, बराहमिहिर, चरक, ब्रह्मदत्त, और उसका जो इनका बताना है कि वो क्या क्या थे। तो विशाखदत्त जो थे ये आपका क्या थे? विशाखदत्त क्या है? एक नाटक है। ठीक है, विशाखदत्त क्या है? एक नाटक है। और बराहमिहिर क्या थे? ये खगोल वैज्ञानिक थे। और चरक आपका एक चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे? एक गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर। तो आप लोग ढेर सारा इस वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे और आपका कितना सही हो रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों।